Hello, dear learners. Welcome to our YouTube channel. So, we are starting from today with the topic DNA. We all know DNA stands for deoxyribonucleic acid. Now, ये जो मेन रीज़न है हमारा DNA से स्टार्ट करने का इज़ बिकॉज DNA इज़ द मेन कंट्रोलिंग यूनिट जो हर किसी फंक्शन को, हर किसी जीन को विद इन द सेल एंड फॉर एन ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करता है, राइट? एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माई फेवरेट टॉपिक, सो आई थॉट कि यहाँ से स्टार्टिंग करना विल बी बेनिफिशियल. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. पॉइंट क्या है कि हमारे पास कोई भी सेल है, we are taking in consideration of eukaryotic and prokaryotic both type of cells. So हमारे पास बेसिकली दो टाइप के सेल्स अवेलेबल हैं, राइट? दो टाइप के हमारे पास सेल्स हैं. दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक and eukaryotic. So here the pro stands for inferior like पहले का, एडवांसमेंट से पहले का. सो प्रो मीन्स पुराना एंड यू मीन्स एडवांस. सो वो सेल जो प्रिमिटिव हैं, प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं. एंड फॉर यूकैरियोट्स दे आर एडवांस, जो कि एडवांस हो गए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ उन्होंने गेन कर लिए, राइट? सो इन दोनों ही सेल्स के अंदर देयर आर सम फैक्टर्स और सम कंपाउंड्स विच कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी एंड द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स. ठीक है. सो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल. क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल. सो हम जेनेटिक मटेरियल को क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और एंटिटी होती है एक सेल के अंदर, वेदर इट्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो कि ओवरऑल सेल फंक्शनिंग को, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, राइट? सो अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वेदर इट्स RNA और DNA. नाउ द RNA स्टैंड्स फॉर राइबोज nucleic acid, while the DNA stands for deoxyribonucleic acid. Okay, here ribose and here deoxyribose. इनके स्ट्रक्चर वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे. अभी एक छोटा सा डिफरेंस, अ वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस जो इसके नाम से ही पता लग रहा है, दैट RNA is a ribose sugar while the DNA is deoxyribo. Now what is the meaning of deoxy? दैट कि हमारे पास जो पहले RNA था उसके अंदर जो राइबोज शुगर थी उसमें से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और उसके कारण हमने उसे क्या बना दिया है? deoxyribo न्यूक्लिक एसिड. आई नो ये लैंग्वेज स्टैंडर्ड नहीं साउंड कर रही होगी टू मैनी, बट somehow ये हमें समझना है and we have to make things simpler for ourselves, for our understandings, right? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने में और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को चीज़ों में समझने में बहुत टाइम लगता है. सो इट्स बेटर कि हम अब चीज़ों को जो इंटीग्रिटी है उसको सही रखते हुए काफ़ी चीज़ों को सिंपलर लैंग्वेज में समझें, राइट? तो यहाँ पे डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. इस वाली वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ DNA. नाउ DNA is a very interesting molecule. In majority, every living cell, whether it's prokaryotic or eukaryotic, do contains DNA as its genetic material. और genetic material इसमें both eukaryote and
प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोट्स में हमने बोला था कि यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोट्स में आरएनए भी होता है। बहुत ही ये लगाइए, in viruses RNA act as a genetic material and in some of the bacteria it might be possible कि हो सकता है, ठीक है। सो DNA जो होता है it act as a genetic material in both eukaryote and prokaryote, while RNA किसके लिए एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है? मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस के लिए। अब वो क्यों करता है, क्या करता है, वी विल लर्न फर्दर। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? डीएनए के ऊपर। हमने क्या बोला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के लिए। अब हम इसे जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम इसे जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं? इसका मेन रीज़न है टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि हमारा पेरेंट है उसके पास डीएनए मटेरियल है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में सेम जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो क्या होता है? इनहेरिट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन्स। क्या होता है? इनहेरिट होता है जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे उसमें, कैसे किस फॉर्म में होता है? अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग होता है? इन अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन करेक्टर्स। मेंडेलियन करेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये इनहेरिट होता है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल। सेकेंडली इट्स हाईली स्टेबल। क्या होता है ये? हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल होगा तो इसके अंदर म्यूटेशन के जो चांसेस हैं वो कम होंगे। अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है, कोई भी चीज़ स्टेबल कब होती है? जब उसके अंदर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी या एंटिटीज़ हैं वो म्यूटेशन, उनके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल या नेग्लिजिबल हैं। तो हाईली स्टेबल यानी म्यूटेशन के चांसेस बिल्कुल कम। एक और चीज़ जो इसी से जुड़ी हुई है, अगर कोई भी चीज़ स्टेबल होगी तो वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होगी। केमिकली रिएक्टिव नहीं होगी। कोई भी चीज़ रिएक्ट कब करती है? केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि जो चीज़ हाईली स्टेबल होती है वो केमिकली रिएक्टिव नहीं होती है। भाई कोई भी चीज़ रिएक्ट कब करती है? जब उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो स्टेबिलिटी के लिए रिएक्ट करती है, राइट। सो अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये पहले से ही हाईली स्टेबल है तो क्या रिएक्ट क्यों करेगा? सो केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं। और भी ये देखो, मैंने तो ये लाइन करके बताया, यहीं से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आता है कि हमारे पास आरएनए में, जैसे मैंने नीचे बताया था, आरएनए के अंदर हमारे पास राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। बट डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होते हैं, डीऑक्सीराइबोज। अभी डीऑक्सीराइबोज क्या है? आरएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वेरी रफ डायग्राम, अगेन स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे एक फिफ्थ कार्बन होता है, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन होती है यहाँ पे OH होता है आरएनए में। इस OH की प्रेजेंस से जो आरएनए होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और उसके कारण ही ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है। अब ये रिएक्टिव है, स्टेबल है, तो नेचर उसे जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए अवॉइड करेगी, तो ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। अच्छा एक और बात, आई नो आई एम टॉपिक से मैं हट रही हूँ, बट मैंने बोला कि वायरसेस के अंदर ये आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। हम वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होने का कारण हमने देखा है ना कि काफ़ी बार सुना होगा कि वायरस क्या कर गया? म्यूटेट कैसे किया? वो उसने अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किया, आरएनए रेप्लिकेट किया उसने। आरएनए रेप्लिकेट कैसे किया? क्योंकि उसका जो हमारे आरएनए था वो तो हाईली रिएक्टिव था,
रिएक्टिव था तो वो उस अपने अंदर म्यूटेशंस लेके आ रहा था, तो इसी कारण से जो हमारा वायरस होता है वो जल्दी डिवाइड करता है, जल्दी रेप्लिकेट करता है और म्यूटेशन के चांसेस उसमें हाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। अब ये जो डीएनए है हमारा डीऑक्सी राइबोस, इसमें क्या होता है, अगेन सेम, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, यहाँ पे एक कार्बन होता है। CHO बताएंगे। यहाँ पे सेकंड कार्बन के जो हमारा ऑक्सीजन है डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन हट जाता है और यहाँ पे केवल H बच जाता है। अब इस ऑक्सीजन के हटने के कारण क्या होगा कि हमारा जो DNA है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और उसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस नेग्लिजिबल या फिर नील हो जाएगी। राइट, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा DNA है हम उसे डीऑक्सी राइबोस क्यों कहते हैं। राइट, आई होप कि थोड़ा बहुत दिख रहा है, एडजस्टमेंट नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। तो हमने देख लिया कि RNA राइबोस की हुआ है, DNA डीऑक्सी राइबोस की हुआ है। हमने बेसिक नॉलेज ले ली। वैसे तो इतना बहुत है बट क्योंकि हम DNA स्टार्ट कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत DNA के बारे में जान भी लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारा DNA है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, DNA जेनेटिक मटेरियल है इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा, इट कैन बी लीनियर as in eukaryotes. It can be circular as present in plasmids and in the nucleoid region of the bacteria. प्लाज्मिड बैक्टीरियाज में ही प्रेजेंट होते हैं, आई होप पता होगा। ओके, लेट्स स्टिल, प्लाज्मिड क्या होता है? हमारा बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हमारा DNA है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन करवाना है, उस जेनेटिक मटेरियल को वो DNA ही है और उस रीजन को जहाँ पे वो DNA प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, ये तो हमारा जेनेटिक DNA। उसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अब उसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कहा है? क्योंकि वो हमारा जो मेन DNA है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो है वो सर्क्यूलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। राइट, अब ये जो प्लाज्मिड होता है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट हो ना हो, it's not gonna be a life threatening for it, but its presence is going to benefit the bacteria. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट? कि प्लाज्मिड का बैक्टीरिया में प्रेजेंट होना ना होना बैक्टीरिया की जो लाइफ है उसको थ्रेटन नहीं करता है, बट उसका प्रेजेंस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और उसके जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं उनको एनहांस करता है, बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक और है इसका हाई कॉपी नंबर, बहुत कॉपीज़ बनाता है ये, बहुत नंबर ऑफ कॉपीज़। ठीक है, अगेन वी आर आउट ऑफ टॉपिक, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, लीनियर होता है, सर्क्यूलर हो सकता है,
ठीक है। उसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। डीएनए का जो बैक्टीरियाज का जो मेन डीएनए है, इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। नो आई एम सॉरी, आई डोंट नो मैंने क्या बोल दिया, इट्स रॉन्ग। बैक्टीरियाज का में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एसेंशियली यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता ही होता है, राइट। ये कुछ बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं डीएनए के बारे में। अभी तो हमने डीएनए के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, बट आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। और नहीं आया है देन काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को मैं आप जो भी आपकी क्वेरी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब अगर हम मेन टॉपिक पे आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसकी फंक्शनिंग पढ़नी है एंड मैनी मोर, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रोज़ालिंड फ्रैंकलिन। शी was the first one who used X-ray diffraction data to demonstrate the structure of DNA. But she didn't get any recognition and Nobel Prize for that. So she should be awarded and recognized. उनका जो डेटा था in the NCRTs and many books it has been referred कि उनका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था it was used by Watson and Crick to provide double helical structure of DNA। डबल हेलिकल यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज्ड किया था यूजिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, बट इट हैज़ बीन फाउंड थ्रू द scientist Rosalind Franklin madam that she had demonstrated the DNA structure, double helical structure, but she was not recognized enough and all the credit went to Watson and Crick sir। इतना हो गया। and yeah, Watson and Crick were important scientists। इन्होंने एक और बहुत मेजर टर्म मेजर यू कैन से सिस्टम या वट एवर प्रपोज किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। आई होप मैं यहाँ पे इसे डिफाइन कर देती हूँ। व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ? सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ को हम बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हैं फ्लो ऑफ लाइफ, कि लाइफ किस फॉर्म में फ्लो करती है, ठीक है। आगे हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट हेयर इज़ जस्ट एन इक्वेशन की टर्म्स में दिस इज डीएनए, फ्लो ऑफ लाइफ डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन एंड डीएनए दिस। लिसन, डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर सकता है यानी खुद की कॉपी बना सकता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए में जब कन्वर्ट होता है, डीएनए जब आरएनए का सिंथेसिस कराता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। आई थिंक स्पेलिंग गलत है, ओके। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन। नाउ एक क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड? इस क्वेश्चन की नीड क्या है? हमें डीएनए से प्रोटीन क्यों बनाना है? जब डीएनए इज़ द कंट्रोलिंग यूनिट जो सब कुछ रेगुलेट करती है ऑफ द सेल एंड ओवरऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स, तो हमें डीएनए से प्रोटीन बनाना क्यों है? द आंसर इज लैंग्वेज ऑफ द सेल। अगेन इट्स नॉट अ टेक्निकल टर्म,
बट स्टिल हम समझते हैं सेल की जो लैंग्वेज है वो प्रोटीन है। ये सेल है, इसको कोई भी एक फंक्शन कैरी करना है या कोई सिग्नल प्रोवाइड करना है विद इन द सेल साइटोप्लाज्म फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, तो वो कैसे भेजेगा? ऑफ कोर्स डीएनए के थ्रू, बट डीएनए इज़ हाईली पैकेज्ड। डीएनए क्या करता है? डीएनए आरएनए को इंफॉर्मेशन डायरेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। And again, this RNA gets transcribed into protein. ये protein act as a signal for transporting whatever the cell wants to transport. यानी कि अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सिग्नल है, उसे इस रीजन से इस रीजन तक भेजना है या उसे किसी भी एक ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली को कोई भी फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए डायरेक्ट करना है, तो डीएनए क्या करेगा? सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन जाके उस ऑर्गेनेली को डायरेक्ट करेगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। दिस इज़ द ओवरऑल flow of the life or the central dogma. Central dogma सब every single cell and living organisms follow except viruses. Why? Because viruses are exception. वो क्या करते हैं? वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं using the enzyme reverse transcriptase. मेरे पास इस समय आप लोगों को बताने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं दैट मुझे अभी टाइम कम लग रहा है एंड आई थिंक कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हूँ। अगर ऐसा है देन काइंडली लेट मी नो, क्योंकि मैं डीएनए